नहीं नहीं ठीक है, ठीक बोलिए। जो बात असरार जी अपनी कहानी में कह रहे हैं वो घटना इस समाज में बहुत समय से घट रही है और कहानी में वो थोड़ा सा और तल्खी लेकर के आई है। कई बार ये होता है कि जब चीज़ें बहुत तल्ख हो जाती हैं कहानियाँ तभी बनती हैं। तो ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे बच्चे ना हों जो इतना तल्ख लहजे में माँ बाप से बोल दें, लेकिन ऐसे बच्चे होते हैं, हो जाते हैं, क्या करेंगे। और जब ऐसे बच्चे हो जाते हैं या संबंध इतने कटु पहुंच जाते हैं जहाँ पर माँ बाप बच्चों को बोल दें या बच्चे माँ बाप को बोल दें जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन जब वो ऐसे बोल देते हैं तभी वो शायद रचना में उस स्तर पे पहुंचते हैं जिसे हम कहते हैं कि मर्म को छू लिया, चोट कर गई और एकदम हिला दिया, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। जो बात असरार जी कह रहे हैं मैं ये देख रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे आसपास मैं कम से कम ऐसे 4 लोगों को जानती हूँ जो जिनके बच्चे हैं और बच्चे होते हुए उनके बच्चे सक्षम हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, इसके बावजूद वो उनसे अलग रहते हैं। वो अकेले हैं और अलग रहते हैं, या वो हस्बैंड वाइफ हैं और अलग रहते हैं। क्यों वो अलग रहते हैं? वो तो साथ में रह सकते हैं, अगर उनका कोई इकलौता बच्चा है या 2 ही बच्चे हैं तो किसी के साथ तो वो रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग क्यों रहते हैं? वो किसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेकर के रहने वाले लोग हो सकते हैं, वो कहीं पर किसी एक कमरे में रहने वाले लोग हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास बड़ा बंगला हो वहाँ पे रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो ये जो कटुता है अपनी ही संतानों के साथ में, वो कटुता तो दिखाई दे रही है। और सुधांशु जी ने काफ़ी विस्तार से ये बताया है कि वो क्यों दिखाई दे रही है। हमारे पास में इसका क्या सोल्यूशन है नहीं पता, लेकिन हाँ ये समस्या है। और मैं तो कई बार देखती हूँ कि अकेले ही जब रहना है तो लोग विवाह, जो भारतीय परंपरा में विवाह है, संतान है, ये सब आपके जीवन की एक जो शैली बनाई गई है जिसमें आप कहीं अकेले ना रहें, आपको लोगों का सपोर्ट रहे, एक समाज हमेशा आपकी देखभाल के लिए रहे, जब वृद्धावस्था में आए तो बच्चे आपकी देखभाल के लिए हों, किसी भी स्तर पे आपको अकेले छोड़ने की चीज़ भारतीय परंपरा में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ आ रही है तो अगर बुढ़ापे में या अशक्तता में या आखिरी समय में या उस समय जबकि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की, उस समय अगर आपको अकेले ही रहना है तो मुझे लगता है असरार जी की कहानी ये सोचने को भी बाध्य करती है कि फिर किया क्या जाए, है ना। अगर विवाह, संतान, ये सब तो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अंततः आपको ना सिर्फ अकेले रहना पड़ रहा है बल्कि अपमानित होकर अकेले रहना पड़ रहा है, आहत होकर अकेले रहना पड़ रहा है, वृद्धाश्रम में अंतिम दिन गुजारने पड़ रहे हैं। अब तो मैं लोगों को देख रही हूँ वो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है हमारे बच्चे पढ़ जाएं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं कुछ पैसा दे दूंगा हर महीने, 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपये दे दूंगा और वहाँ पे मैं रहूँगा। तो मैंने कहा बच्चों के साथ क्यों नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दो। ये शायद वही चीज़ है जो असरार जी के पात्र ने कह दी और वहाँ पर उनको डर है कि हमारा पात्र कहीं कह ना दे हमसे, वरना मन से, शौक से, अपने दिल से कौन चाहेगा कि वो अपने बच्चों से अलग रहे जिनको उसने हर दिन इतनी मेहनत करके, इतना कष्ट सह के पाला है। तो भारतीय समाज और दुनिया का समाज भी इस पीड़ा से गुजर रहा है। हम लोग पता नहीं किस दिशा की तरफ जाते हुए मनुष्य बन रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। और मनुष्यता भी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मनुष्य से ही मनुष्यता और मानवता और इतने बड़े बड़े शब्द जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े भाव जुड़े हुए हैं। तो वो मनुष्यता क्या है, वो मानवता क्या है, समझना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पर इतने इंटेंसिव रिलेशन में भी केयर का, प्रेम का, स्नेह का अभाव अगर देखने को मिल रहा है तो हमें रुक के सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम इतनी तकनीक से, इतनी उन्नति से, इतने सब विकास से हम आखिर जा कहाँ पे रहे हैं। तो एक ऐसी कहानी लिखने के लिए असरार साहब को बहुत बहुत बधाई। और बाकी जो सबके सुझाव हैं, जो सबने कहा, उसमें मेरी भी एक बहुत छोटी सी मामूली सी आवाज़ मेरी भी है कि इस कहानी को और अच्छे से विस्तार दिया जाए तो और भी अच्छी और भी रोचक कहानी बन पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं निवेदन करूँगी आदरणीय अनीता गोपेश जी से कि वो इस कहानी पर अपनी बात रखें। आज की बहुत ज़रूरी विषय को उठाया है असरार जी ने कहानी में, पर ऐसा नहीं है कि इस विषय पे और कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं। और
बहुत तरह से बहुत लोग इससे परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करती है ये कहानी। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आज का बहुत ज़रूरी विषय है। जब अजामिल ने जैसा कहा कि हंस हंस में ऐसे ऐसे जाने कौन कौन सी समस्याओं पे कहानियाँ आती हैं, तो मुझे यही लगता है कि अभी हमारे जीवन में इतने सारे ज़रूरी मुद्दे हैं, इस पे कहानी क्यों लिखी जा रही है। इस तरह की कहानियों को वाहवाही, इतनी तारीफ होती है कि भाई वो कहानी बड़ी अच्छी है, खैर वो अलग बात है। इस कहानी का जो पूरा एस्पेक्ट जो है उसके इस कहानी के 2 एस्पेक्ट हैं। उसको आप डिवाइड कर दें तो एक तो संपत्ति में अधिकार की बात है, वो बहुत पुराने समय से चल रही है, आज की बात नहीं है। संपत्ति को लेकर, बंटवारे को लेकर, मुझे इसी शहर में पता है मर्डर तक हो जाते हैं, भाई ने भाई का मर्डर करवा दिया, उसके लिए मुकदमे हुए, रिश्ते खराब हुए, वो एक एस्पेक्ट है। और उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो मूल्यों का छीजना, रिश्तों का सीजना, जो उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, जो भावनात्मक एस्पेक्ट है, जो कि आज के जीवन की बहुत बड़ी त्रासदी है। उसके लिए हम किसी एक को आरोपित करें, अपराध बोध से ग्रसित करें, ये बहुत एक पक्षीय बात है। क्योंकि इसके लिए जैसे संध्या जी ने कहा है कि जो समय है ना, हम लोग बहुत कुछ चाह के भी अपने बच्चों में वो मूल्यबोध इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे अपने मूल्यबोध और समाज में जो हो रहा है उसका जो है, और प्लस हमारे यहाँ मीडिया जो दिखा रहा है उसका असर जो है, वो उससे प्रभावित नहीं रह सकते हैं बच्चे। वो एक दूसरी बात है कि वो संपत्ति ना हो। यहाँ तो पिता के पास संपत्ति है, मैं ऐसे बहुत सारी विधवाओं को जानती हूँ जिनके पति का निधन हो गया, और इतने किस्से हैं कि हम आपको इंसिडेंट्स बता सकते हैं, नाम बता। कल ही एक महिला से बात हो रही थी कि लोग जो है किस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए मरे जाते हैं। वो अकेली वृद्धा, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, सुबह शाम के समय, इस समय बहुत सारी वृद्धाएं निकल आती हैं जो अपने पोते को खिला रही होती हैं, बहुत बोरियत से भरी, वो कहीं बैठ जाती हैं और बच्चा खेल रहा है, कभी कभी ऊब भी जाती हैं, दिखता है बड़ा तंग करता है। उन वृद्धाओं की समस्याएं इतनी है कि उसे बच्चा देखने के लिए उनको बुला लिया जाता है। वो एक बिल्कुल अलग, एक बहुत बड़ा शून्य है जो आज के जीवन की इस उम्र की, अब मैं इस उम्र में आई हूँ तो मैं बराबर इसके बारे में सोच रही हूँ कि ये बहुत बड़ी, इस उम्र की बहुत बड़ी समस्या है। और उसकी वजह से जो है, जो रिश्ते खींच रहे हैं, आज जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, वो जो कटुता रिश्तों में आ रही है, वो सिर्फ बेटों में नहीं है। माफ़ करेंगे, स्त्री विमर्श के बहुत हिमायती होने के बावजूद मैं बहुत बेटियों को देख रही हूँ जो बहुत निर्ममता से अपने माँ बाप से लड़ाई कर रही हैं, मुकदमा लड़ रही हैं। और आके ऐसी माँ मैं जानती हूँ, जब उनकी बेटी आने को होती, बेटी जमा, तो घर में ताला बंद करके भाग जाती हैं। उसे कहना पड़ता है कि आप इस तरह से समस्या से कैसे भाग सकती हैं, आप फेस करिए, लड़िए उनसे। और वो मिडिल क्लास भी है और लोअर क्लास भी है, ऐसी भी महिलाएं हैं। तो मैं उसको बहुत करीब से महसूस कर रही हूँ। वो बहुत बड़ी समस्या है, उसका विकल्प क्या हो, निदान क्या हो, वो कैसे हम करें, वो उसका एक आपने जो बताया है कि मूल्यबोध हमारे जो है परिवार के, हम अपनी पुरानी परंपरा में बहुत फक्र ना करें। ये ना सोचें कि भारतीय उसमें जो है बड़ा परिवार का बड़ा ज्वाइंट थे, उसमें भी बहुत ज्वाइंट फैमिली मैंने देखी है, बहुत मनभेद होते हैं, बहुत दुश्मनी होती है, बड़ी कानाफूसी, बड़ी लड़ाइयाँ बहुत देखा हुआ है हमने। तो वो अलग एस्पेक्ट है। पर यहाँ पर जो असरार जी की कहानी में जो मुद्दा है, वो उसमें कहानी पे वापस आते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो चरित्र के साथ लेखक बहुत निर्मम हो गए हैं। इन्होंने उस चरित्र के संग बहुत निर्ममता से व्यवहार किया है, मोहन के साथ, हाँ, बहुत निर्ममता से उसका चरित्रांकन किया है। कोई भी बेटा जो है अभी बात कर रहा है मकान की और अभी तुरंत जो है वो कहे कि आप समझ लीजिए ये क्या होगा, तो ये थोड़ा जल्दबाजी जो सब लोगों ने कहा है, मैं उसी को दोबारा उसका समर्थन कर रही हूँ कि बहुत जल्दी से निष्कर्ष पे पहुँचने की जल्दी थी कि एक विचार आपके मन में आया और आपको लगा कि मुझे इस कहानी को यहाँ तक पहुँचाना है, तो आप खटाखट स्थितियाँ बनाते चले गए। वो आपने एक भावावेश में, एक किसी आवेश में या किसी भावुकता के पल में वो कहानी आपने लिखी। अब उससे अलग होके आप बिल्कुल तटस्थ होकर उस कहानी को पढ़िए और फिर आप देखिए कि आपको चरित्र के संग जाति नहीं करनी है। वो जैसा है वैसा है, वो कह सकता है, वो लड़ सकता है, लेकिन इतना निर्मम होके नहीं। और आखिर में
जो इतनी जल्दी से अपराध बोध आना, 15 साल का एक तो अंतराल उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि बीच में बच्चों ने अपने बाबा दादी के बारे में क्या पूछा, तो बेटे ने उनको क्या बताया। उन बच्चों को अपने बाबा दादी के बारे में कुछ पता नहीं था। अचानक से 15 साल बाद जो है अचानक से वो अपने बाबा के वृद्धाश्रम में पहुंच गए और दरवाजे पे दूसरे शर्मा जी के आते ही उसका ही अपराध बोध ग्रसित होकर कहना हाँ मैं वही कमीना हूँ। ये थोड़ा सा हमको मेलोड्रामा लगता है, हमको बहुत नाटकीय लगा कि वो कह रहा है कि हाँ मैं वही कमीना हूँ और अपने बच्चों के सामने और बीवी के सामने। ये नहीं हो सकता। वो इसको रिवाइज करने की जरूरत है और उसको थोड़ा सा मानवीय गरिमा देने की। वो रोने लगता है, इतना बोल रहा है। वो रोने लगा, कहा तो इतना कठोर है क्यों, कहता है आप देख लीजिए क्या होगा। उसके बाद वो आंसू आके तुरंत रोने लगा। उसका रोना भी हम नहीं सब बहुत कम पुरुष होते हैं। रोना तो आ जाएगा, लेकिन ये रोना ही काफी होता, फिर डायलॉग की जरूरत नहीं है। हाँ तो आपको पापा के रो पड़े ये बात बहुत है। हाँ नहीं भावुक हो जाए, गला भर आया है। पर बहुत बार स्त्रियों की तरह मर्द लोग इतना रोते भी नहीं है। हमारा भाई नहीं रोएगा जो हम रो देंगे, किसी भी स्थिति में हम रो देंगे तुरंत। वो फर्क होता है स्वभाव का, अपने स्वभाव का फर्क है, वो अलग बात है। पर ये कहना चाहती हूँ कि इसके पहले भी ऐसी कहानियाँ लिखी गई हैं और हमको बहुत सारी कहानी पुरानी अलग परिप्रेक्ष्य में भीष्म साहनी की एक कहानी है जो बुजुर्ग हैं, अफसर आ रहे हैं घर पे और उनको दावत किया। हमें प्रेमचंद की बूढ़ी काकी की भी याद आती है। निस्संदेह वो समय अलग है, उस समय के मूल्यबोध फर्क है। वो एक दूसरा जमाना था, दूसरे तरह के वृद्ध थे। आज जो है वृद्ध जो है दूसरे तरह के हैं। पर बराबर ये जो मकान का झंझट नहीं हो तो भी बच्चे, मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, सबके बच्चे विदेश में हैं। कोविड के पीरियड में कितने लोगों का इंतकाल हुआ, बच्चे नहीं आ सके। अंजना प्रकाश हमारे यूनिवर्सिटी के, हम नाम बता दे रहे हैं आपको, अंजना प्रकाश और प्रकाश जी हस्बैंड वाइफ दोनों 2 दिन के आगे पीछे मरे, उनके बच्चे नहीं आ पाए। पड़ोसियों ने किया, वो उस समय कोविड के टाइम में वो साथ गए एम्बुलेंस के, वो छू नहीं सकते थे, दाह संस्कार नहीं करा सकते थे, पर वो गए पापा मुँह तक, वो लोग खड़े रहे, उन्होंने आके तिरही की। फिर बच्चे लड़के जो समर्थ थे उन्होंने पूछा आके 6 महीने बाद जब आए तो बोले कि आप लोगों ने कितना खर्च किया है, हमें पैसा बता दीजिए, पैसा दे। तो निर्ममता और मूल्य बोध जो है, जो बदले हुए मूल्य बोध हैं, वो यहाँ आके खड़े हो गए हैं। इतने आत्म केंद्रित ये जो पीढ़ी जो अर्थ को इतना इम्पोर्टेंस दे रही है, जो अस्तित्ववादी है, इतने अस्तित्ववादी है, जो आप संध्या जी कह रही हैं कि साथ रहना तो संभव नहीं है। हम नहीं साथ रह रहे हैं, हम किसी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? 2 भाइयों का परिवार है, हम नहीं रह रहे हैं। तो मेरा स्पेस, प्राइवेसी, मेरे तरह की जिंदगी इंटरैक्ट नहीं करना, बर्दाश्त की कमी, क्योंकि आप साथ रहेंगे तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा सा मांझना पड़ेगा, थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। उसकी अब जरूरत नहीं महसूस हुई। क्यों करें? वही इकोनॉमिकली सुरक्षा चाहिए, फाइनेंशियल सुरक्षा चाहिए, और फाइनेंशियली सुरक्षित है तो आप भावना की फिक्र नहीं करेंगे, आप इसकी फिक्र नहीं करेंगे कि मैं अपने माँ बाप को बच्चों की दाई की तरह ना रखूँ, मैं कोई इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए 6 महीने के लिए वहाँ बुला लें। यहाँ सब लोग जानते हैं डॉक्टर बालचंद्र मालवीय की पत्नी शोभा मालवीय, आप लोग सब जानते हैं, अमेरिका में थी, वो चली आई। उन्होंने कहा सब सुख था, वो कहती थी मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पर उन्होंने कहा मुझे मेरे इलाहाबाद भेज दो, हम रसूलाबाद के अकेले घर में हम रहेंगे। और वो आके यहाँ पे बहुत सुखी रही। उनके बेटे ये समझे, बोले ना वहाँ कोई हिंदी बोले, ना कोई इलाहाबादी बोले, अंग्रेजी हम कितना बोले, हम खिड़की के बाहर कितना देखें। वो आई यहाँ अपने घर में अपने सेवकों के परिवार के साथ परम संतुष्ट थी। आखिरी दिन वो टीवी देखते देखते अचानक से उनको खांसी आई, हट गए। वो सेवक थे, ले गए उनको नाज़रेत। उनके बेटों ने भी कहा कि माँ बहुत खुश थी, हम लोग को इसका संतोष है कि माँ अपनी जगह पे आ गई थी और बहुत खुश थी। तो ऐसा है कि बेटे बहू या बेटियाँ संवेदनशील भी हैं और समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब के सब जो है इस तरह से बिल्कुल निर्ममीय हैं, पर स्थितियाँ ऐसी हो रही हैं। हमें ये बदले हुए समय को देख के हम लोगों को मूल्यों को कहीं से बचाना पड़ेगा, कहीं से देना पड़ेगा कि घर में बाप और माँ की भी जगह होनी है, हम उनको डंप नहीं कर सकते हैं, हम उनको। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर दोनों पक्षों की हम बात करते हैं कि माँ बाप भी बहुत रिजिड हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे माँ बाप के वो है, उन्होंने कहा जहाँ मेरे बच्चे हैं वही मेरा घर है, और वो सारा सामान लाद के यहाँ से दिल्ली रातों रात चले गए। ऐसे भी माँ बाप हैं जो कहते हैं कि हम बंगलौर में जाके क्या करेंगे, हम बुढ़ापे में दोस्त ढूंढेंगे क्या, हम बालकनी से बाहर देखते रहेंगे क्या। तो सब तरह के कैरेक्टर्स हैं
कहानी में आपने जो विषय उठाया है उसको थोड़ा सा विस्तार देने की जरूरत है जगह जगह पे, और स्ट्रक्चर जो है उसको तथ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, पर चरित्र के संग भी थोड़ा सा सदैव हो जाइए, सदैव होकर और उसके संग भी न्याय करिए और चीज विस्तार दीजिए उसको। आप खुद ही अपने आप कुछ समय बाद उठा के उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हमको ये परिवर्तन करना है, यहाँ चेंज करना है। थैंक यू। शुक्रिया अनिता जी, अच्छी एकदम सोचने को विवश करती हुई टिप्पणी है अनिता जी की तमाम उदाहरणों के साथ में, शुक्रिया आपका। और अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए निवेदन करूंगी प्रियदर्शन मालवीय जी से कि वो अपनी बात करें। जिगर काम के बैठो अध्यक्ष के लिए कहना तो कुछ बचता नहीं चाहिए, तो इनकी प्रतिभा है, ये कहने की प्रतिभा है भाई। ये कहा हमको तो एक साजिश तरह बैठाया गया तो जब आदमी के पास कुछ नहीं बोलने का तो बेवकूफी की बात इधर उधर की बात कहता है, उसके लिए आप लोग देखिए पहली बात तो जो है, एक तो दीदी जी ने हमारा वही जो पहला मेरा इंप्रेशन पहला कहानी सुनते ही पहला जो आपने दीदी ने कहा कि प्रेमचंद की कहानी जो बूढ़ी का थी और ये चीफ की दावत, ये दोनों तुरंत हमारे दिमाग में दोनों कहानी तुरंत आकर की बात दीदी ने काफ़ी विस्तार से कही, उस पर हम अब नहीं आएंगे क्योंकि बहुत कहा जा चुका है। दरअसल कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी विधा जो है हमें बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, कहानी विधा अच्छी बढ़ रही है, समाज में पहले पिताओं की कहानी लिखी जाती थी। पिता की एक ज्ञान रंजन की बड़ी खराब सी कहानी है, मतलब कितने इतने नीच पिता, वो एक पिता की कहानी लिखी जाती थी पहले। उसके बाद देवी प्रसाद मिश्र, आपको शायद भाई को याद होगा, देवी प्रसाद मिश्र की भी एक पिता की कहानी है, वो भी बहुत क्रूर पिता रहते हैं। तो पहले पिताओं की कहानी लिखी जाती तब तो समाज बहुत अच्छा था, अब आप अगर बेटों की कहानी लिखी जा रही है तो समाज खराब हो गया। बेटे आकाश से नहीं करते हैं, आप उनको पैदा किया। ये जो चीजें पहले नहीं कही जाती थी, जो मर्यादा के थोथे उसमें दबी रहती थी, वो बातें अब कही जा रही थी। बस सिर्फ फर्क इतना है, मूल्य नहीं बदले हैं, मूल्य बिल्कुल नहीं बदले हैं, ये हमारी नजरें बदल रही हैं। हम सोचते कि हम वी आर द ग्रेट, वी ओल्ड मैन आर द वेरी ग्रेट। हम अपने पिता का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी बेटी ने मुझको हिला के रख दिया, कहा आपने कभी पिता का ख्याल रखा है, हमेशा दूर दूर रहे हैं। ये कह मेरा अपराध बहुत बढ़ाया कि ये होता है। जब आप अपने यौवन में रहते हैं तो आप अपने अलावा अपने पैसा आसक्ति ये सब रहती है तो आप किसी बारे में नहीं सोचते हैं। आपका केंद्र अपना ही परिवार रहता, आप रहते हैं। वो गलतियाँ होती हैं, वो सबसे होती है। पुराने लोग दरअसल देखिए, जो मॉडर्न हमारी सिविलाइजेशन उसके दो ही संकट, मकान बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं, मकान बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं। दूसरा ये है कि जॉइंट फैमिली टूट रही है। जॉइंट फैमिली के टूटने के लिए हम अब रो नहीं सकते, रोना रोए कि अरे साहब जॉइंट फैमिली होती नॉस्टैल्जिक नहीं हो सकती। अरे जॉइंट फैमिली वो था, अच्छा था, अरे साहब ऐसा हम अपने पिता की इसी इज्जत के मारते थे और कहते थे हम इज्जत करते थे। आप उठा के वो मतलब पुराने उपन्यास पढ़ लीजिए, इवन ये राग दरबारी में वो हुआ करके रोता है और पता लगा लड़के ने मारा है, रोज बाप बेटे के साथ। तो ये जो ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो जो है सब अच्छा था, है ना, वो सोने की चिड़िया था हिंदुस्तानी। तो वही बात है, वही कहानी हमने कहा पहले दो कहानी हमको याद आई। 3 पीढ़ी तो समय नहीं बदल रहा, देखिए मूल्य नहीं बदल रहे, उसके रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं कि आप बड़े मूल्य वाले थे एकाएक ये आ गया है।
सोने की चिड़िया था हिंदुस्तानी, तो वही बात हुई, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, तो था क्या कभी सोने की चिड़िया? ये बातें थोड़ा सा ज्वाइंट फैमिली टूटने की, और अब ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हुई, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हुई, और न्यूक्लियर फैमिली से अब तो नैनो फैमिली हो गई है कि पता लगा पति पत्नी और कुछ बच्चे भी नहीं साथ में रहते, नैनो फैमिली, नैनो फैमिली। तो अब तो नैनो फैमिली हो गई है। अब नैनो फैमिली में पिता पुत्र, मतलब पिता माता बच्चे सब एक साथ, ये भी नसीब नहीं है ज्वाइंट फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली भी नसीब नहीं है। पता लगा माँ होंगी तो पिता नहीं होंगे, पिता होंगे तो माँ होंगी, क्योंकि नौकरी में दोनों है, ट्रांसफर और ये सब झमेला रहता। तो ये दो जो फिनोमेना है, इसको हमें याद रखना चाहिए। क्यों हमारे समाज में, मतलब जो अर्थतंत्र है कि जैसे पहले हम लोग जब नौकरी के लिए घर का आदमी निकलता था तो ज्वाइंट फैमिली टूटी। अब जब माता पिता दोनों कमाने लगे तो फिर टूटी, दोनों अलग हुए। तो वो ये नैनो फैमिली है। तो ये समय के विस्तार का है। फीलिंग सब में वही थी। हम अपने, ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी अपने पिता की इज्जत करते तो उससे ज़्यादा हम उनकी करते थे। हमारे फादर को तो हमारे पिता की इज्जत करते थे। गैर पढ़े लिखे पिता की इतनी इज्जत करना, बहुत इज्जत करते थे, उनको बड़ा उनकी सेवा करते थे। वो भी बेचारे जैसे हम अपने पिता को मानते हैं वैसे वो भी मानते हैं। समय नहीं बदला है, वो केवल उसके रिफ्लेक्शंस बदले हैं, तो उसके साइड बदल गए। दूसरी बात है कि जो ये एक बात होगी, जो ये लायक लड़के होते हैं वो बड़े नालायक होते हैं। जितने भी आप देख रहे अपने आसपास के, कोई एक सिंगल बात नहीं कर रहा हूँ। जो नालायक होते हैं, बहुत से ऐसे भी होते हैं कि अपने पिता से कभी कोई ख्वाहिश नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं रखे, कोई अपनी वो नहीं रखा, बैंक से लोन लेके पढ़ लिया, पैसा भी नहीं, एक पैसा नहीं लिया, बैंक के लोन से पढ़ा, पढ़ लिख के तैयार हुए, चले गए अमेरिका, भागे। तो लेकिन दिक्कत क्या है, आप उन्हीं लड़कों पर गर्व भी करते हैं जो आपको डिश दे करके, आपको धक्का दे करके, अब आपकी उपेक्षा करके, आपकी इग्नोर करके भाग गए। तो आप उन्हीं की, उन पर गर्व भी करते, ये भी आपकी, ये आपकी तरह से। तो अब दो कहानी में तुमने जो एक बात और है कि माँ बाप क्यों इतने बुझबुझ होते जा रहे हैं, अपना निर्णय क्यों नहीं लेते हैं, कानून उनके फेवर में आ गए हैं। आप क्यों डर रहे हैं अपनी नाक कटने से, घुट रहे हैं ये, लेकिन यहाँ इस कहानी में उल्टा है उसका। नहीं बात देखिए, उसमें आप क्यों नहीं अलग हो जाते, उसको क्यों नहीं अपनी संपत्ति से अलग कर देते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में एक आदमी ने बाकायदा अपनी संपत्ति गवर्नर के नाम लिख दी। एक खबर पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं। मुजफ्फरनगर के एक आदमी ने, जिसकी कि 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, उसने गवर्नर के नाम लिख दी और कहा कि मैं हमारे लड़के और लड़की मेरी उपेक्षा करते हैं, इसलिए मैं उनको उसके हक नहीं देता हूँ और ये संपत्ति हो। तो कहा कि आप गवर्नर को दे दीजिए और देखिए कितना ठाट से इस कहानी में है। तो इस कहानी में तो उसने यही किया, नहीं किया ये अच्छा नहीं, इसका एंड वही कह रहे, इसका एंड बहुत अच्छा कहानी का। इसको उसका पूरा ट्रीटमेंट वही है। इलेबोरेट आप इसको थोड़ी सी कहानी का जो क्राफ्ट, देखिए एक बात ये कि थोड़ा सा भाई साहब उसमें आप अपने बीमारी वाली स्थिति को भी, मनोदशा नहीं, बीमारी आप क्या कोरोना वाली अभी तो वो उसको जो है थोड़ा सा इलेबोरेट कर, कहानी बहुत थीम बहुत अच्छा है, कहानी का थीम बहुत अच्छा है। और ये जो परिवार की उसने जो फादर ने फैसला लिया वो तो वही है, अच्छा वही है कि उसने तो ये कहानी बड़ी अच्छी बनी, कहानी अच्छी बनी। वही तो कहानी का एंड ही जो होता है, कहानी को संभाल लेता है, कहानी जो है वो चलती रहती है, चलती। और ये थोड़ा सा बस वो कहानी थोड़ा है जो अगर संगीत की भाषा में कहें तो विलंबित से आप गुजरे ही नहीं, आप सीधे दुरुस्त। आप
जहाँ विलंबित में आप थोड़ा द्रुत भी किशोर कुमार वाला। द्रुत में आप सीधे चले आए। वो आपने सही कहा है कि भावावेश में लिखी है वो। वो जो संगीत में क्या होता है, संगीत कोई एक वेव थी जैसे पहले होता है कि संगीत पहले आप उसको विलंबित में गाते बैठ के पढ़ना हैं, फिर पड़ता आप द्रुत में आते हैं, तो विलंबित में आप गुजरे नहीं, द्रुत में सीधे आए, तो थोड़ा सा विलंबित में इत्मीनान से बैठ गए, तो कोई तो यार गाना सुना के बताओ ना, ये देखिए विलंबित होता है ये सब। नहीं, हम लोग